स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने का जनरल मेथडोलॉजी क्या है और किन चीज़ों को हमें जहन में रखना होता है। तो उसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से मुराद यहाँ पर क्या है कि आप सॉल्वेंट यहाँ मुख्तलिफ कामों में यूज कर रहे हैं। एक सॉल्वेंट वो है जिसको आप अपने एड्सॉर्बेंट की स्लरी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। दूसरा सॉल्वेंट का रोल कहाँ है? जब आपने अपने सैंपल का सोल्यूशन प्रिपेयर किया जिसकी आपने सेपरेशन करनी है। और थर्ड रोल कहाँ है? एज अ मोबाइल फेस भी आपने सोल्यूशन यूज करना है, और जब बैंड सेपरेट हो जाते हैं तो उनको वहां से अलग करने के लिए, एल्यूट करने के लिए भी आपको क्या रिक्वायर है? सॉल्वेंट रिक्वायर है। तो सॉल्वेंट आपके पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसके लिए आप प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट और एड्सॉर्बेंट चूज करते हैं, ताकि आपकी तभी ऐसा होगा। यानी जैसे आप मोबाइल फेस चूज करते हैं तो वो आप देख के चूज करते हैं, स्टेशनरी फेस के कंपैरिजन में चूज करते हैं। तो सिमिलर इज द केस, आपने अपने एड्सॉर्बेंट को देखते हुए अपना सॉल्वेंट जो है वो चूज करना है। अगेन जो मैंने अभी आपको बात बताई वही आपको बताई जा रही कि आपके पास सॉल्वेंट किस किस फॉर्म में यूज हो रहा होता है। सॉल्वेंट पुट मिक्सचर ऑन द कॉलम, यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फिनोलिक कंपाउंड्स थे, कोई ऐसी चीज थी जिसका मैंने अभी सोल्यूशन बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी? मुझे कोई सॉल्वेंट चाहिए। फिर इसके अलावा दूसरा रोल इसका कहाँ पर है? सॉल्वेंट्स ब्रिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू डिफरेंट जोन। यानी सेपरेशन के लिए आपको क्या चाहिए होती है? मोबाइल फेस चाहिए होती है। तो मोबाइल फेस के लिए भी आपको क्या रिक्वायर है? कोई ना कोई सॉल्वेंट रिक्वायर है। और थर्ड क्या है? सॉल्वेंट्स आल्सो एल्यूट द कंपोनेंट्स ऑफ ईच सेपरेटेड जोन। आपके पास कॉलम के अंदर सेपरेशन हो गई, आपको पता लग गया कि ये मेरे पास जो है वो ए कंपोनेंट है और ये मेरे पास बी कंपोनेंट है। अब आप ये तो स्टेशनरी फेज पे रिटेन हो गए हैं ना, उसके साथ अटैच हुए हैं। आप ए को यहाँ से अलग करना चाहते हो, आपने उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस आगे करना है, बी अलग करना चाहते हो, तो अब आप इसके अंदर मजीद कोई ऐसा सॉल्वेंट ऐड करोगे जिसके अंदर ए की सॉलिबिलिटी क्या हो? ज्यादा हो कंपेयर्ड विद बी, और ये उसके अंदर सॉलेबल होकर क्या हो जाए? आप उसको यहाँ से अलग कर लो, एल्यूट कर लो। ठीक है। अब इसमें आप बाज़ औक़ात सिंगल सॉल्वेंट भी आप इन सारे कामों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपको हर स्टेप पे वैरायटी ऑफ सॉल्वेंट्स, पोलैरिटी डिफर करनी पड़ती है, डिफरेंट करनी पड़ती है, उसके हिसाब से भी इसको चूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको ब्रीफली बता रहे हैं कि सेपरेशन होती किस तरह से है। तो टेक्निक ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज मच सेम वेदर द सेपरेशन आर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन और ऑन पार्टीशन। चाहे फिनोमिना एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का हो रहा है या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। जब आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जब आपका एड्सॉर्बेंट ड्राई पाउडर एड्सॉर्बेंट यूज हो रहा है तो एज अ स्टेशनरी फेज तो आपकी एड्सॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। और अगर उस एड्सॉर्बेंट के अंदर कोई लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर एक्ट कर रही हैं एज अ स्टेशनरी फेज, तो फिर वो आपकी क्या होगी? पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी होगी। ठीक है। तो ये फर्क कहाँ से पैदा होता है? ये हमने पीछे पढ़ा था कि पैकिंग, जब आप कॉलम की पैकिंग करते हैं तो वहीं से आपको पता लग जाता है। ड्राई पैकिंग है तो ये एड्सॉर्प्शन मोड में है, और अगर ये वेट पैकिंग है तो फिर ये आपकी पार्टीशन मोड में है। In later procedure, adsorbent powders are replaced by materials such as silica gel cellulose, which contains significant amount of water. यानी जो आपका एड्सॉर्प्शन वाला केस है वहां पर आप क्या करोगे? एड्सॉर्बेंट पाउडर फॉर्म में लोगे। पार्टीशन वाले केस में क्या करोगे? जो भी अगर आपका एड्सॉर्बेंट, चाहे वो सिलिका है, सेलुलोज, जो भी आपका एड्सॉर्बेंट है, आप उसको क्या करोगे? पानी के साथ लोगे। अब आगे आपके पास क्या है? द टेक्निक ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी सिंपल है। इसमें आप क्या करते हो? solution of the mixture to be separated is prepared in relatively non polar solvent. नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर आप क्या करते हो? अपने सैंपल का मिक्सचर, यानी फॉर एग्जांपल मुझे जिस चीज को सेपरेट करना था वो था मिक्सचर था। ठीक है। मुझे भी अंदाजा नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। मैंने इसको कह दिया कि मैंने अपने मिक्सचर को सेपरेट करना है और मैंने इसका नाम रख दिया एम। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो एम आपके पास हो सकता है कि सॉलिड फॉर्म में हो। आप इसका क्या बनाएंगे? सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, कोई सूटेबल नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे और इसका सोल्यूशन बना लेंगे। अब ये सोल्यूशन आपने कहाँ इंट्रोड्यूस करना है? ये अगर आपका कॉलम मौजूद है जो कि आपने सही से पैक किया हुआ है, नीचे आपने इसके कॉटन यहाँ प्लेस की हुई है। अब आप इसके अंदर क्या करेंगे? अपना जो मिक्सचर है वो आप इसके अंदर यहाँ पर टॉप पे, यहाँ तक कॉलम की पैकिंग हुई भी, आप इसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे। उसके बाद आ जाता है द स्टॉप कॉक एट द बॉटम इज ओपन स्लाइटली टू अलाउ द सॉल्वेंट टू रन आउट until a small amount of the solution remains in the column covering the top of the packing material. More solution is then added and allowed to percolate through the column. When all the solution has been poured, the eluting solvent is then introduced and allowed to flow steadily through the column, through the medium.
आपने जब मिक्सचर को यहाँ प्लेस कर लेना है, तो इसके बाद अब आपने वो वाला सॉल्वेंट ऐड करना है जो कि किसके तौर पर एक्ट करेगा, मोबाइल फेस के तौर पर एक्ट करेगा। अब आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर से उसको पास करना है, नीचे से आपने स्टॉपर खोल देना है कि वो मोबाइल फेस इसमें से रन कर सके। जब ये यहाँ से पास कर रही होगी, जिन कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन मोबाइल फेस के लिए ज्यादा होगी वो उसके साथ फ्लश आउट कर जाएंगे, और जिनकी स्टेशनरी फेस के साथ रिटेन होने की एबिलिटी ज्यादा है वो यहाँ पर आपके पास बैंड्स की शक्ल में अपीयर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है when all the solution has been poured, the eluting solvent is then introduced. जब आपका सारा सोल्यूशन पोर हो जाता है, फिर आप उसके अंदर क्या करेंगे, eluting solvent ऐड करेंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट जोन्स बैंड ऑब्टेन हुए उनको आप वहां से अलग कर सकते हैं। जब आपका सोल्यूशन मूव करता है, तो मूव करने के प्रोसेस के दौरान, यानी जब आपकी मोबाइल फेस मूव कर रही होती है, तो वो क्या करती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब हुए उनको क्या कर देती है, अलग कर देती है। किस तरह से, वही बात कि अगर तो आपकी जो भी कंपोनेंट है, अगर उसकी मोबाइल फेस के साथ इंटरेक्शन ज्यादा है, तो वो आपके पास फ्लश आउट हो जाएगी, वो आपको स्टेशनरी फेस के साथ एब्जॉर्ब हुई भी बहुत कम दिखाई देगी। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि जिसकी रिटेनिंग एबिलिटी ज्यादा थी, वो क्या करेगी, उसका बैंड आपको फौरन ही वो क्या होगी, यानी अगर आपने यहाँ सेपरेशन स्टार्ट की है, अगर इसकी स्टेशनरी फेस का एबिलिटी ज्यादा थी, तो ये इसी पॉइंट पर इसके साथ क्या हो जाएगी, रिटेन हो जाएगी, मूव करके ये नीचे नहीं जाएगी। द कंपोनेंट विच इज लीस्ट एब्जॉर्ब विल रिलेटिवली रैपिडली मूव रैपिडली थ्रू द कॉलम along with the solvent and can be collected। ठीक है, जिसकी स्टेशनरी फेस के लिए नहीं है वो क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा, और आप उसको मोबाइल फेस के साथ क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है कि जब हमारे पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट जो एड्सॉर्बेंट हैं, उनको रिटेन करने की एबिलिटी जो होती है डिफरेंट होती है, और इसको हम रिटेंशन टाइम कहते हैं। रिटेंशन टाइम क्या है कि हमारे पास द डिफरेंट कंपोनेंट्स आर हेल्ड बाय एड्सॉर्बेंट टू डिफरेंट एक्सटेंट, हेंस दे रिक्वायर डिफरेंट टाइम टू ट्रेवल द लेंथ ऑफ द कॉलम। ठीक है, एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड कर रहा है। रिटेंशन टाइम क्या है, वो टाइम जो आपके सॉल्यूट को, आपका जो मिक्सचर का वो कंपोनेंट है, उसको सेपरेट होने के लिए, उसको स्टेशनरी फेस का रिटेन होने के लिए जो टाइम लगा। लेकिन ये टाइम आप कब से स्टार्ट करना शुरू करते हैं, जब आपने मोबाइल फेस इंट्रोड्यूस करवा दी, वो आपका क्या कहलाएगा, रिटेंशन टाइम कहलाएगा। Since the different components have different retention times, they comes out of the column one after another and thus just get separated। हर एक का जो कंपोनेंट, अगर आपका मिक्सचर है उसके अंदर ए बी सी 3 से 4 कंपोनेंट है, तो हर एक का सेपरेट होने का रेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उसी हिसाब से उनकी जो है वो आर एफ वैल्यूज, उनके रिटेंशन टाइम्स क्या होंगे, वेरी करेंगे। अब किस पे रिटेंशन टाइम डिपेंड करता है, आपके पास एड्सॉर्बेंट की नेचर पे डिपेंड करता है कि उसकी रिटेनिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर उसकी ज्यादा रिटेनिंग कैपेसिटी है तो रिटेंशन टाइम कम होगा। नेचर ऑफ द सब्सटेंस दैट इट एड्सॉर्ब, जिसको आप सेपरेट कर रहे हैं, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि उसकी एड्सॉर्बेंट के साथ एड्सॉर्ब होने की कितनी एबिलिटी है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हम पढ़ चुके हैं कि किस किस स्टेप पे हम सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, उन सॉल्वेंट्स की नेचर पे डिपेंड कर रही होती है ये चीज के आपके पास कितना रिटेंशन टाइम लगेगा। डायामीटर एंड लेंथ ऑफ द एड्सॉर्प्शन कॉलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और आपके पास जितना डायामीटर कम होता है उतना सॉल्वेंट का फ्लो कम होता है। रिटेंशन टाइम यानी सेपरेशन क्या होती है, सेपरेशन जो होती है वो टाइम ज्यादा लगेगी, क्योंकि मोबाइल फेस को फ्लो करने में टाइम ज्यादा लगेगा। पैकिंग आपने किस तरह की है, ड्राई पैकिंग की है या वेट पैकिंग की है, फिर उसके बाद आपका फ्लो रेट कितना है, किस स्पीड के साथ आप उसके अंदर जो है वो मोबाइल फेस फ्लो कर रही है, और टेम्परेचर के क्या आपने थॉरोली टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है या नहीं रखा, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करने से एड्सॉर्बेंट की एड्सॉर्बिंग पावर वेरी करेगी, और उसके वेरी करने से उसकी सॉल्यूट को रिटेन करने की एबिलिटी, जो कि किससे रिलेट कर रही है, रिटेंशन टाइम से, वो सबका सब क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इसका मतलब है कि हमने एड्सॉर्बेंट, सॉल्वेंट, जो भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं, वो सब हमने इन सारे पैरामीटर्स को जहन में रखते हुए चूज करनी है, और साथ में ये भी रखना है कि इस तरह से सब कुछ चूज किया जाए कि हमारे मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, हर एक की अलग अलग जो है आर एफ वैल्यू हो, उनमें फर्क हो, ताकि आपको सेपरेट बैंड्स जो है वो अच्छे से अपेयर हो सके। यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू एफ इंटू सी। यहाँ पर x आपके पास अमाउंट इन ग्राम्स है जो कि एड्सॉर्ब हुई है एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, और c आपके पास क्या है, इफ अ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन c इज अलाउड टू पास थ्रू द कॉलम,
ये आपके पास सी जो है वो अमाउंट है सोल्यूशन की जो कि यहाँ से क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। और इसमें यहाँ पर एक और टर्म आ जाती है जो उन्होंने एक्सप्लेन की है कि इफ 1 ग्राम ऑफ द एडसॉर्बेंट इज कंसीडर्ड देन ओनली प्योर सॉल्वेंट विल फ्लो until x grams of the solutes are adsorbed on the column. This volume of solvent is called retention volume. रिटेंशन वॉल्यूम क्या है, आपकी मोबाइल फेस का वो वॉल्यूम जिससे आपके पास एड्सॉर्बेंट क्या कर रहा है, ओनली 1 ग्राम उसका एड्सॉर्ब जो है कर रहा है आपके कंपोनेंट का, तो इसको आप क्या नाम देंगे, रिटेंशन वॉल्यूम। क्या आपने पीछे भी डिटेल में डेफिनेशंस पढ़ी हैं, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा, रिटेंशन वॉल्यूम डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये सोल्यूशन की कंसंट्रेशन पे रिटेंशन वॉल्यूम डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंड कर रहा है कि कितनी अमाउंट एड्सॉर्ब हुई है ग्राम्स में, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कॉलम एफिशिएंसी को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला फैक्टर तो आ जाता है कॉलम, कॉलम की डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए, उसका साइज शेप कैसा होना चाहिए। तो कॉलम के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है उनकी लेंथ टू विड्थ रेशो। लेंथ टू विड्थ रेशो का मतलब क्या है कि आपके पास जो हमेशा लेंथ के मुकाबले में विड्थ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। जितनी लेंथ टू विड्थ रेशो बढ़ती जाती है उतनी कॉलम की एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, यानी लंबाई ज्यादा हो और डायामीटर उसका क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर उन्होंने आपको कुछ डायमेंशंस भी दी हुई है, 10:1, ठीक है, 100:1, यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर, अगर उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो डायामीटर क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। द लेंथ टू डायामीटर रेशियो शुड बी एटलीस्ट 10 और मोर, यानी जब आप अपने कॉलम की लेंथ को उसकी विड्थ के साथ डिवाइड करें तो कम से कम भी जो आंसर आना चाहिए वो 10 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस तरह के जो डायमेंशन है, जो साइज का कॉलम है, वो क्या है, वो सूटेबल है। उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर ऑफ द कॉलम। कॉलम क्रोमेटोग्राफी को आमतौर पर आप रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट करते हैं और इसमें आप इस बात को इंश्योर करते हैं कि टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन या टेम्परेचर हायर की तरफ ना जाए, क्योंकि जब आप टेम्परेचर हाई कर देते हैं तब क्या होता है, एड्सॉर्बेंट की जो एड्सॉर्बिंग पावर है वो क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि कॉलम टेम्परेचर शुड नॉट बी अलाउड टू इंक्रीज वेरी हाई, थोरोली उसका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एड्सॉर्बेंट की, अगर हम बात करें तो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो एड्सॉर्बेंट जो है वो आपका प्योर होना चाहिए और आपको वो एड्सॉर्बेंट यूज करना चाहिए जिसकी इफेक्टिविटी हो, जो कि अच्छी एड्सॉर्बिंग पावर रखता हो। एफिशिएंसी ऑफ द कॉलम डिक्रीजेस इफ द एड्सॉर्बेंट इज पुअर क्वालिटी एंड इम्प्योर। देखिए इसमें सारा रोल किसका है, आपकी अच्छी स्टेशनरी फेस का है, आपकी अच्छी मोबाइल फेस का है। तो अगर आपने स्टेशनरी फेस यानी कॉलम पे ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उसका एड्सॉर्बेंट ही सही नहीं लिया, तो आपको अच्छी सेपरेशन भी अचीव नहीं होगी। अगला पैरामीटर इसमें आता है पार्टिकल साइज का। आप जो एड्सॉर्बेंट यूज कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स का साइज कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम जितना आप छोटा पार्टिकल साइज ले सकते हैं वो होना चाहिए, क्योंकि जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। बट अगेन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज कि पार्टिकल साइज इतना भी स्मॉल ना हो जाए कि वो जो आपने कॉटन प्लग लगाया था ये उसमें से भी पास कर जाए, ठीक है। तो ये भी ख्याल रखना है कि ठीक है, ऑल्दो कि इट शुड बी स्मॉल, बट इतना फाइन पार्टिकल, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल भी ना हो जाए कि वो आपकी जो है उसको क्लॉग कर दे, सेपरेशन जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाए। उसके बाद आ जाता है कॉलम को पैक करना। हमने दो तरीके पढ़े, वेट पैकिंग पढ़ी और ड्राई पैकिंग पढ़ी। तो लेकिन उसमें से आपने वो पैकिंग जो भी करे, लेकिन इस बात को इंश्योर करना है कि आपकी पैकिंग यूनिफॉर्म हो, कहीं बीच में खाली जगह, एयर चैनल्स ना रह जाएं, ठीक है। तो पोअर क्वालिटी ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड लूज पैकिंग। लूज पैकिंग क्या है, बीच में कहीं ना कहीं खाली जगह है, एयर बबल्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाएगी, यानी जो आपके कलर्ड बैंड्स अलग होंगे वो फैल जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, और जिसकी वजह से कॉलम के अंदर जोन्स क्या हो जाते हैं, चौड़े, ब्रॉड हो जाते हैं। उसके अलावा आपको किस बात का ख्याल रखना है, सॉल्वेंट का ख्याल रखना है। क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द सॉल्वेंट्स, जो भी आप सॉल्वेंट्स यूज कर रहे हैं वो प्योर होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। रेट ऑफ फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी विस्कोसिटी। विस्कस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट शायद पीछे भी हमने पहले पढ़ा है। अगर आप बहुत ज्यादा विस्कस सॉल्वेंट यूज कर लेंगे तो उसका फ्लो रेट क्या होगा, बहुत कम होगा, तो ये आपकी सेपरेशन को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। विस्कोसिटी
आपने इस हिसाब से रखनी है वो रनिंग हो मोबाइल फेस, ताकि फ्लो रेट आपको अच्छा अचीव हो सके। तो यही कह रहे हैं कि फ्लो रेट और विस्कोसिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल है, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी फ्लो रेट उतना ही कम होगा। तो आपको सॉल्वेंट्स वो चूज करने हैं जिनकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि हाई एफिशिएंसी सेपरेशन की अचीव हो सके। Rate of flow of solvent through the column is an important factor. Too fast rate of flow often leads to a non-equilibrium system and extensive tailing, while a very slow rate may sometimes cause zone broadening. टेलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसकी जो नीचे मोबाइल फेज आ रही है, अगर आप उसको डिटेक्ट करें और उसको आप ऑब्जर्व करें, तो टेलिंग का मतलब है कि आपके पास इस तरह से शुरू में ग्राफ आ रहा है और फिर कंपाउंड्स की सेपरेशन हो रही है। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट फ्लो रेट कर देंगे तो आपको ग्राफ में ये टेलिंग सी शो होगी, और टेलिंग का मतलब है कि मोबाइल फेज वैसे ही रन हो गई है और इसके अंदर कोई भी मिक्सचर, कोई भी कंपोनेंट जो है सेपरेट नहीं हुआ। और अगर आप बहुत स्लो रेट कर देंगे तो जोन्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा डिफ्यूज, फैलना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई चीज सेपरेट हुई भी है, रिटेन हुई भी है स्टेशनरी फेज के साथ, तो मोबाइल फेज का ज्यादा एक्सपोज रहने की वजह से वो ब्रॉड होना शुरू हो जाएगी। तो आपने जो है एक मॉडरेट सा जो फ्लो रेट है उसको जो है हमने प्रेफर करना है। ये देखें, वेरी स्लो फ्लो रेट भी नहीं होना चाहिए, टू फास्ट भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओनली स्लो रेट। ठीक है, यानी मॉडरेट सा फ्लो रेट जो वो हमने सेट करना होता है। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।